तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो उसका टाइटल है रीकैप ऑफ चैप्टर 1 चैप्टर 2। कैन यू सी इट? यस सर। ओके, सो रीकैप का मतलब हम उसको दोहराते हैं मुख्तसरन कि हमने क्या टॉपिक पढ़े थे चैप्टर 2 में। एनर्जी इक्वेशंस ऑफ नॉन फ्लो एंड स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस वर डिराइव्ड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, ये हमने पढ़ा। और चैप्टर 2 ही में हमने ये भी पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर एंड परफेक्ट गैस क्या होती है। तो जब ये प्रॉपर्टीज के बाद जो है ना ये चैप्टर खत्म हो जाता है चैप्टर 2, और अब हम चैप्टर 3 शुरू करते हैं जिसमें प्रोसेसेस के बारे में। अगर आपने प्रॉपर्टीज को समझ लिया अच्छी तरह, उसका टेबल का इस्तेमाल समझ लिया, तो ये आपको समझना नहीं है, ये आपको करना है, प्रैक्टिकल काम है। अगर आप कॉलेज में होते तो आपको बाकायदा लैब में प्रैक्टिकल रवीना को मैंने जिम्मेदारी दी थी कि स्टूडेंट करते नहीं, इसको मामूली लेते हैं, तो मैंने लाजमी करार दिया था कि मिस रवीना इनको क्लास में ये प्रॉब्लम टेबल स्टीम टेबल सामने रख के प्रॉपर्टीज के खाली प्रॉब्लम कराएं, हाउ टू फाइंड प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टीम टेबल। तो उसके लिए मैंने प्रॉब्लम्स निकाली। Every student try to find out properties by interpolation or without interpolation. Please, without speak without mic, mute your mic and speak. Now, all students should mute mic only when you want to talk. If you want to talk, only then you can unmute your mic. So आकिब खान का माइक म्यूट करें, आकिब खान अपना माइक म्यूट करें। सो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ खुद ही, आप लोग बात नहीं मानते। सो जिसको अनम्यूट करना है वो अनम्यूट मुझसे इजाज़त लेकर रेज हैंड का एक आपको नीचे बॉटम में एक वो नज़र आएगा बटन, रेज हैंड का बटन दबा के यू कैन टॉक टू मी। अदरवाइज कीप योर माइक ऑफ बिकॉज एवरीबॉडी इज हियरिंग योर नाइस whatever is going on in your home. So now objective of this chapter is considering processes in practice and connecting contents of this chapter with the previous chapter. इस chapter का previous chapter से क्या ताल्लुक है वो भी हम देख लेंगे। वो यही है कि आपने प्रॉपर्टीज का जानना सीखी है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम सीखी है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम यानी स्टेडी फ्लो के लिए भी सीख लिया है। तो इन दो लॉज को, फर्स्ट लॉज को ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के ऊपर अप्लाई करके इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसके लिए साइकिल के बजाय से प्रोसेसेस हम देखेंगे फिलहाल, क्योंकि प्रोसेस से बनता है साइकिल। तो मसलन स्टीम पावर प्लांट का जो साइकिल है 4 प्रोसेसेस होते हैं। उसमें होता है हीट एडिशन, कांस्टेंट टेम्परेचर इन बॉयलर, प्रोसेस 1, 2 और 2, 3 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन। तो ये एक अलग प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल हीट एडिशन को हम कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन को हम आइसोथर्मल हीट एडिशन कहते हैं। और कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस जिसको एडियाबैटिक रिवर्सिबल भी कहते हैं। रिवर्सिबल और एडियाबैटिक का मतलब भी आप समझ चुके हैं, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता और प्रोसेस में कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती, तो वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कहलाता है। लेकिन इसी रिवर्सिबल एडियाबैटिक का दूसरा नाम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो हम आसानी के लिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस एज्यूम करते हैं कहाँ, टरबाइन में, कंप्रेसर में, पंप्स वगैरह में, तो ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, ताकि प्रॉपर्टी टेबल की मदद से, फार्मूलाज की मदद से, थ्योरी की मदद से हम उस प्रोसेस में क्या वर्क हुआ या क्या हीट ट्रांसफर हुई या वर्क इनपुट हुआ या आउटपुट हुआ, ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगर हम ये वाली कंडीशन लगा दें आइसेंट्रोपिक। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस कभी भी आइसेंट्रोपिक नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता, थोड़ी बहुत रिवर्सिबिलिटी इसमें होती है। उस रिवर्सिबिलिटी को फाइंड आउट करने का तरीका सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, और प्रॉब्लम में वो दिया होना चाहिए कि आपकी एफिशिएंसी क्या है, या ऐसा डेटा दिया होना चाहिए जिसकी मदद से आप उसको एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकें और एक्चुअल वर्क डन और एक्चुअल वर्क इनपुट और आउटपुट मालूम हो जाए, देन यू कैन कैलकुलेट
एफिशिएंसी मालूम हो जाए तो एक्चुअल वर्क डन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर एक्चुअल वर्क डन दे दिया जाए तो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल बहरहाल आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, कि आपको एफिशिएंसी मालूम करनी हो या परफॉर्मेंस मालूम करनी हो किसी भी मशीन की, या एक्चुअल ना दिया हुआ एफिशिएंसी की मदद से एक्चुअल वर्क मालूम करना हो, तो उसके लिए हमें बहरहाल थ्योरेटिकल वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता और आइसेंट्रोपिक होता तो क्या वर्क होता। तो वो आइडियल, चूंकि वो आइडियल केस है, एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि एक्चुअल वर्क डिवाइड बाय आइडियल वर्क डन बाय ए मशीन। तो इसलिए हमें इसका जानना बहुत ज़रूरी है इन प्रोसेसेस का, कि इन प्रोसेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफाइन करते हैं। रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोमेट्रिक कहते हैं, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम आइसोबारिक कहते हैं, रिवर्सिबल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कहते हैं, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक कहते हैं, जैसे मैं कह चुका हूँ। तो रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो है वो भी वो आइसेंट्रोपिक की तरह होता है, लेकिन उसका जो इंडेक्स है P/N, जो इंडेक्स है वो n होता है, जबकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में P/2 कापा होता है, कापा इज इक्वल टू Cp/Cv। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, दे आर सिमिलर, सिर्फ एक n और k का फर्क होता है, कापा या k। दे आर यानी कि इंडेक्स ऑफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स आर या आइसेंट्रोपिक इंडेक्स जिसको कहते हैं, वैल्यू ऑफ कापा फॉर एयर इज 1.4, 1.4 फॉर अदर गैसेस इज 1.3, फॉर स्टीम इट इज 1.33। सो रिवर्सिबल फ्लो प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल फ्लो डिफाइन करने के लिए हमें इरिवर्सिबल का जानना जरूरी है। तो इरिवर्सिबल क्या होता है कि इट इज अनरेजिस्टेड और फ्री एक्सपेंशन, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, और उसके बाद एडियाबैटिक मिक्सिंग है। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे तफसील से, पहला नाम बता रहे हैं। नॉन स्टेडी फ्लो प्रोसेस किसको कहते हैं? फिलिंग अ बॉटल रिजर्वोयर फ्रॉम पाइपलाइन, ये हमने बहुत पहले मिसाल दी थी कि टैंकी में पानी भरा जा रहा है और ये नॉन स्टेडी फ्लो है, क्योंकि मास स्टोर हो रहा है, टैंकी के अंदर पानी स्टोर हो रहा है, तो दैट इज सिस्टम, वाटर इज सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन द टैंक। तो ये हो गया अनस्टेडी प्रोसेस। अगर विद टाइम मास ऑफ द मास ऑफ वाटर इनसाइड द टैंक इज कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग, तो इसका मतलब है कि जितना पानी उसमें एंटर हो रहा है उतना पानी बाहर भी निकाला जा रहा है। तो पानी में से जितना पानी टैंकी में डाला जाए उतना पानी दूसरी तरफ से निकाल दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस। इसलिए कि इस सूरत में जबकि जितना पानी अंदर आया टैंक में, जितना उतना ही पानी बाहर निकल गया, तो टैंक के अंदर जो पानी का लेवल है या पानी की क्वांटिटी है या पानी का मास है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। जब ये कांस्टेंट ना रहे, कि टैंकी में से पानी बाहर निकालने वाला नल बंद कर दें और पानी इन जाने वाला पाइप खुला रहे, तो और मोटर चलती रहे पंप की, तो उससे ये होता है कि पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं नॉन स्टेडी फ्लो। इसी तरह अगर मोटर बंद है लेकिन आपने टैंकी में से आपने नल खोल रखा है और पानी बह रहा है, तो वो पानी का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली विद पैसेज ऑफ टाइम वाटर टैंक में पानी का लेवल डाउन हो जाए। तो पानी की क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो, कांस्टेंट ना रहे, तो उसको हम कहते हैं अनस्टेडी प्रोसेस। तो हम ज़्यादातर प्रोसेस स्टेडी फ्लो में कैलकुलेट करते हैं और उसमें एज्यूम करते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड मास स्टोर्ड इन द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम, इसी को हम स्टेडी फ्लो प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है उसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये नाम है आइसोमेट्रिक भी। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये याद रखें कि जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, यानी वर्किंग सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, यानी एक टैंक है, कोई भी टैंक है, यानी गैस का टैंक है, उसमें गैस भरी हुई है और वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, चाहे आप कितना भी उस पर काम करें, तो वर्क डन इज जीरो। वॉल्यूम जब तक चेंज ना हो वर्किंग सब्सटेंस का, उस वक्त तक काम नहीं होता, वर्क डन इज जीरो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में Wn इज ऑलवेज जीरो। So we assume no work done by the system on the surrounding, और W out is also zero क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन पिस्टन एंड सिलेंडर में आप देखेंगे पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालने से, फोर्स डालने से वॉल्यूम कम हो जाता है गैस का, और गैस का प्रेशर ज़्यादा हो और सराउंडिंग का प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है सिलेंडर के अंदर गैस का। तो इसमें वर्क इनपुट आउटपुट होता है जब पिस्टन मूव करता है सिलेंडर के अंदर। लेकिन अगर पिस्टन को हम
परमानेंट स्क्रू कर दें, किसी सिलेंडर के अंदर परमानेंट स्क्रू कर दें, उसके बाद जो भी करें वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो पिस्टन मूव नहीं करेगा, तो इसका मतलब वर्क डन इज जीरो। ये बिल्कुल ऐसे कि आप आईसी इंजन है आपके पास है ना, आईसी इंजन मोटरसाइकिल में है, गाड़ी में, उसको मैकेनिक को कहेंगे भाई इसको स्क्रू कर दो, या किसी तरह इसमें नट बोल्ट लगाकर बंद कर दो, पिस्टन घूमे नहीं, तो फिर काम वर्क डन इन द मशीन नहीं होगा, न इंजन में न कंप्रेसर में, क्योंकि पिस्टन मूव नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम जब तक चेंज ना हो, आइसोमेट्रिक वर्क जीरो होता है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस में वर्क जीरो होता है। नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन जब हम लगाते हैं, यानी उसको हम यानी कि नॉन एनएफई भी कहते हैं, तो उसका जाहिर है Q प्लस W हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, 2 में पढ़ चुके हैं। Q प्लस W इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज U2 माइनस U1। तो यहाँ से क्योंकि W इज इक्वल टू 0 है, नॉन फ्लो में W इज इक्वल टू 0 है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो Q इज इक्वल टू U2 माइनस U1 होगा, क्योंकि W इज इक्वल टू 0 है। तो लिहाजा एक फार्मूला हमें नया मिल गया कि Q इज इक्वल टू U2 माइनस U1 in a non-flow process or isentropic process या constant volume process। constant volume process में आपका W 0, तो जब W 0 है तो हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट एडेड और रिमूव, Q इज इक्वल टू U2 माइनस U1। और परफेक्ट गैस, अब ये तो सब वेपर, जब वेपर नहीं हो परफेक्ट गैस है, तो हम U2 U1 अगर वेपर है तो ये तो स्टीम टेबल यूज करने पड़ेंगे, मतलब स्टीम टेबल यूज करने पड़ेंगे। और स्टीम टेबल यूज करने के लिए सिर्फ स्टीम टेबल यूज करने के लिए हम चार्ट्स और टेबल यूज करते हैं, लेकिन अगर आइडियल गैस है, वर्किंग सब्सटेंस एयर है, तो हमें स्टीम टेबल की जरूरत नहीं है, एयर की प्रॉपर्टी टेबल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ Q इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1 इक्वेशन की जरूरत है। और इस इक्वेशन में सिर्फ आपको मास CV यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर डिफरेंस, प्रोसेस स्टार्ट के वक्त क्या टेम्परेचर था, प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या टेम्परेचर हुआ, तो T2 माइनस T1, इसका डिफरेंस अगर हमें मालूम है तो वी कैन कैलकुलेट हीट एडेड और हीट रिमूव फ्रॉम द क्लोज सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम ऑफ द परफेक्ट गैस। अब इसकी मिसाल देखिए कि प्रॉपर्टी डायग्राम ड्रा करना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम समझने के लिए प्रोसेस को समझने के लिए, साइकिल को समझने के लिए डायग्राम ड्रा करना ज़रूरी होती है। एक अहम डायग्राम जो आप पढ़ेंगे आईसी इंजन में और दूसरे कंप्रेसर वगैरह में, उसका वर्क कैलकुलेट करने के लिए पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम ये है, ये आप देख रहे हैं कि ये वेपर है, क्योंकि ये स्टेट वन कहाँ है, डोम के अंदर है, वेट रीजन में। स्टेट 2 सुपर हीटेड रीजन में, तो ये वेपर का प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 वर्टिकल लाइन। पीवी डायग्राम पे वर्टिकल लाइन का मतलब V इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स एक्सिस में अगर वो आप V ले रहे हैं तो वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V2, तो V1 V2 का मतलब एक ही वर्टिकल लाइन होगी। तो अगर आइडियल गैस है तो आपको ये डोम नहीं दिखाना, ये यानी है ये बहुत नीचे, उससे बहुत दूर है। आप इस डोम के जो टॉप पीक है, जिसको क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं, इससे बहुत ऊपर परफेक्ट गैस में होते हैं। इसलिए स्टेट 1 to 2 में ये सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन नजर नहीं आएगी, आपको सिर्फ प्रोसेस 1 2 नजर आएगा, और ये भी वर्टिकल लाइन होगी। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ पीवी डायग्राम, आइसोमेट्रिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी एक होता है। देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम आइसोबार भी कहते हैं, आइसोबारिक प्रेशर। तो आइसोबारिक प्रेशर दूसरा नाम है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट का। तो कंडीशन ये है कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट, वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क जीरो नहीं होता। कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए जब वॉल्यूम चेंज होता है तो जाहिर है प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर ऑन द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, तो PdV, मैथमेटिकली PdV कहते हैं, P मल्टीप्लाइड बाय DV, चेंज इन वॉल्यूम। तो उसको हम इंटीग्रेट करें तो वर्क डन हो जाता है फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। सो सॉरी, ये बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। मेरे बिल्कुल नेक्स्ट टू माई हाउस एक दीवार के उस तरफ मकान बन रहा है और वो लोग पीटा पार्टी कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं अपना मकान छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, इस नॉइस को मैं रोक नहीं सकता। उनको नहीं कह सकते कि भाई तुम मकान मत बनाओ। सो बहरहाल ये एक मजबूरी है, बर्दाश्त कर लें।
So P is equal to constant, W is not equal to 0. In piston cylinder arrangement, when heat is supplied, gas behind the piston pushes piston. तो पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट में जब आप एक तरफ से हीट प्रोवाइड करते हैं और पिस्टन जो है ना फ्री है, मूवेबल है, तो इसलिए उसमें वर्क डन होता है, वॉल्यूम चेंज होता है और हीट अपना काम करती है. तो यही चीज़ इंटरनल कंबस्शन इंजन, आपके मोटरसाइकिल के इंजन, आपकी गाड़ी के, कार के इंजन, ट्रक के इंजन में यही प्रोसेस होता है, PdV. तो W इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, P रिमेनिंग कांस्टेंट, तो PdV होगा इंटीग्रेशन. मैथमेटिकली हम उसको इस तरह इंटीग्रल PdV लिखते हैं. और ये जो स्टेट 1 to 2 है उसमें उसका वॉल्यूम चेंज होता है. तो स्टेट 1 में उसका वॉल्यूम V1 है, स्टेट 2 में वॉल्यूम V2 है. तो लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रल इज V1, अपर लिमिट इज V2. या जस्ट हम स्टेट 1 2, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2, तो स्टेट 1 2 लिख देते हैं. और दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. माइनस का साइन बताता है कि अगर एक्सपेंशन प्रोसेस है तो अगर ये एक्सपेंशन प्रोसेस है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो इस ऑन द सराउंडिंग. तो इसलिए इस बुक में माइनस लिखा जाता है, वरना ये माइनस नहीं है. दूसरी बुक्स में ये माइनस नहीं है क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव इन अदर बुक्स. तो वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन प्रोसेस में होता है, तो उसमें माइनस है. अगर कंप्रेशन प्रोसेस है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वो ये प्लस हो जाएगा इस बुक के लिहाज. लेकिन दूसरी बुक्स में अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, मसलन कंप्रेशन का जो वर्क है दूसरी बुक में हमेशा नेगेटिव कहलाता है, इस बुक में पॉजिटिव कहलाता है. क्योंकि इसकी मंतिक ये है, इसकी लॉजिक ये है, आथर कहता है कि भाई मैं तो उसको पॉजिटिव लूंगा जो सिस्टम में ऐड हो रहा है. सिस्टम हमारा गैस है, वर्किंग सब्सटेंस है, जो भी है, स्टीम है या एयर है, तो उसके ऊपर काम हो रहा है बाहर से, सराउंडिंग से. कंप्रेसर में बाहर सराउंडिंग काम करता है एयर पे. तो ये चूंकि एयर इज द सिस्टम, तो सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, वर्क ऐड हो रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव लूंगा. जिस तरह मेरी जेब में अगर पैसा आ रहा है तो मैं पॉजिटिव लूंगा, मेरी जेब से पैसा खर्च होता है तो मैं इसको नेगेटिव लूंगा. वो ये कहते हैं. दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई, मशीन का काम ही काम करना होता है. वो कौन सी मशीन है भला उसके ऊपर काम करना पड़ जाए? मशीन तो हम बनाते इसलिए कि मशीन हमें काम करके दे, तो इसलिए मशीन जो काम करेगी हम उसको प्लस मानेंगे, और मशीन के ऊपर काम करना पड़े तो हम उसको माइनस मानेंगे. वो फिर अपनी जेब देखें कि भाई मशीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हमारी जेब से खर्चा हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, तो ये तो फिर नेगेटिव हुआ. और अगर मशीन हमें काम दे रही है, हमारी गाड़ी चला रही है, तो हमें फायदा हो रहा है, लिहाजा हमें आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिव है. तो एक ये मंतिक है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. वरना वर्क ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. या तो वर्क है या नहीं है तो उसकी क्वांटिटी पॉजिटिव है, और नहीं है तो वो जीरो. नेगेटिव वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती. इसी तरह हीट भी एनर्जी है, और एनर्जी नेगेटिव नाम की कोई नहीं होती. एनर्जी या तो है यानी पॉजिटिव है, या नहीं है यानी जीरो है. एनर्जी आपकी कैलकुलेशन में जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है. लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स की ये जो नोटेशन है, ये आपको बताती है कि किस तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. क्या हीट सिस्टम से लूज हो रही है, यानी क्या सिस्टम ठंडा हो रहा है? मसलन चाय की गर्म प्याली है, उसमें गर्म चाय प्याली में पड़ी है, और वो कमरे की ठंडी हवा से वो अपनी हीट दे रही है, तो ये हीट लूज हो रही है, तो ये माइनस होगी. लेकिन है तो हीट, वो हीट बजाय खुद जो लूज हो गई वो तो पॉजिटिव चीज है. लेकिन चूंकि लूज हो गई, लफ्ज लूज का अल्टरनेट हमने ये निकाला है कि मैथमेटिक्स में लूज किस तरह लिखें, तो उसका तरीका है कि माइनस 200 जूल या थिंग लाइक दैट. तो इसलिए जो चीज लूज हो रही है उसको माइनस लिखते हैं, जो चीज ऐड हो रही है उसको हम प्लस लिखते हैं. लेकिन है वो पॉजिटिव, है वो एनर्जी. वर्क और हीट दोनों एनर्जी है. अब नॉन फ्लो प्रोसेस में हमने पहले पढ़ चुके हैं, Q + W = U2 - U1. क्लोज सिस्टम भी जिसको कहते हैं, उसको नॉन फ्लो भी कहते हैं. तो अब फ्लो ओपन सिस्टम है, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर जो प्रोसेस है, उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज होगी U2 - U1 अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे, और वर्क होगा कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम V2 - V1. तो ये टोटल एनर्जी हो गई U + PV. तो ये U + PV2 - U2 प्लस, इसको ऐड कर दें, अरेंज कर दें. U2 को एक तरफ कर लें, PV2 को एक तरफ कर लें, तो एक ब्रैकेट में बंद कर दें. दूसरी तरफ U1 को एक तरफ कर लें, P1 को PV1 को ऐसा कर दें, तो ब्रैकेट में रख लें. तो ये जो पहली ब्रैकेट है U2 + PV2, P तो कांस्टेंट है दोनों. U2 + PV2, this is
total, this is called as enthalpy. Enthalpy after the process, or U1 plus T V1, ये enthalpy before the process. स्टेट 1 में ये enthalpy थी, स्टेट 2 ये एक्चुअली H2 माइनस H1 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमने इन दो प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके H कर दिया। तो Q is equal to H2 minus H1। तो H is enthalpy, enthalpy is U plus PV। यहाँ हमने कैपिटल H क्यों लिखा है और यहाँ छोटा स्मॉल h क्यों लिखा है? उसकी वजह आपको पता है कि स्मॉल h का मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है 1 kg मास का जो मटेरियल है सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी। तो 1 kg की प्रॉपर्टी स्मॉल h होगा और फुल मास यानी स्मॉल h मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द सिस्टम वो कैपिटल H हो जाएगा, H2। सो Q इज इक्वल टू mCp। आइडियल गैस, अगर परफेक्ट गैस है तो फिर हम ये H वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परफेक्ट गैस में H इज इक्वल टू CPT है, वही फार्मूला Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अगर आपके पास वेपर है तो वेपर के लिए, वेट वेपर के लिए, टू फेस वेपर के लिए हम CPT इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कि T1 इज इक्वल टू T2, यानी बॉइलिंग के वक्त, कंडेंसेशन के वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ तो Q 0 आ जाएगा अगर हम T से कैलकुलेट करेंगे। लिहाजा हम H से कैलकुलेट करेंगे। स्टीम जब बॉयल हो रही है, वाटर बॉयल हो रहा है या कंडेंस हो रहा है, तो एंथैल्पी की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे, CPT की मदद से नहीं। तो CPT उस वक्त यूज करते हैं जब आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में H और CPT बराबर हो, तो mCp T2 माइनस T1। सो इसी तरह बॉइलिंग और कंडेंसिंग वाटर जो है या कोई भी सब्सटेंस है, बॉयल हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, तो उसकी एंथैल्पी मुसलसल चेंज होती है हीट ऐड करने से या हीट रिमूव करने से, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसलिए हम ये CPT वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, सिर्फ H वाला फार्मूला लगाते हैं, ये ऊपर वाला Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1, Q इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। सो आगे जो फिगर है ये नॉन फ्लो रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस आपको शो करेंगे, ये रहे। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि वही पीवी डायग्राम है, लेकिन ये प्रोसेस 1 से 2, ये वेट वेपर लेफ्ट साइड पे जो है ना, ये वेपर का प्रोसेस है, राइट साइड पे आइडियल गैस का प्रोसेस है। इन दोनों के प्रोसेस सेम है, स्टेट 1 से स्टेट 2, लेकिन स्टेट 1 वेपर की सूरत में आपको इस वेट रीजन में नजर आएगा। ये डोम के अंदर जो रीजन है इसको वेट कहते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, दोनों के बीच में जो सिचुएशन है 1, वो वेट वेपर यानी बॉइलिंग या कंडेंसिंग वेपर है। तो इसको हम कंप्रेस करेंगे, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट प्रोवाइड करेंगे, तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट प्रोसेस होगा, 1 to 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर यही आइडियल गैस है तो फिर हमें सैचुरेटेड वेपर लाइन की जरूरत नहीं, वो यहाँ गायब है, वो बहुत नीचे है और यहाँ नजर नहीं आएगी इस डायग्राम में। वो आइडियल गैस के लिए विदाउट सुपर हीट अबव क्रिटिकल टेम्परेचर ये प्रोसेस हो रहा है 1 to 2। तो दोनों में प्रोसेस वही है 1 to 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन फर्क ये है कि एक आइडियल गैस है और एक वेपर। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस फार्मूला। मास ऑफ 0.05 kg of a fluid is heated at a constant pressure of 2 bar until the volume occupied is 0.0658 meter cube. Calculate the heat supplied and the work done. अब देखो प्रैक्टिकली एक फ्लूइड है, उसका मास दिया हुआ है 0.05 और प्रेशर दिया हुआ है इनिशियल, और कांस्टेंट प्रेशर है P, और पिस्टन मूव कर रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, हीट और वर्क। तो इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 kg का, प्रेशर 2 बार है, और नहीं, इट इज मास ऑफ दिस इज हीटेड, हीट करने से उसका फाइनल वॉल्यूम ये बन जाता है 0.065 है। तो अब आप करें कि नंबर 1 कब मालूम करना है, फ्लूइड इज स्टीम। नंबर 2 कब मालूम करना है, फ्लूइड इज एयर। तो एयर के लिए अलग सिचुएशन है, T2 माइनस T1 का फार्मूला लगेगा, CP T2 माइनस T1, और अगर स्टीम है तो फिर H2 माइनस H1 का फार्मूला लगेगा। तो इसलिए हम स्टेट 1 यानी कि पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन है कि आप स्टीम के ऊपर कैलकुलेट करें,
कि अगर ये स्टीम हो, तो अगर स्टीम है तो हमें प्रेशर दिया हुआ, तो उस प्रेशर पे मालूम करेंगे Hg क्या है, यानी सैचुरेटेड वेपर की एंथैल्पी क्या होगी। वो स्टीम टेबल आप खोल के देखें, ज़रूर देखें, प्रैक्टिस करें, इसके बाद लेक्चर के बाद 2707 किलो जूल्स पर केजी नज़र आएगा। और उसके बाद फाइनली भी 2 बार पे है, तो फाइनल वॉल्यूम मालूम करने का क्या तरीका है, तो उसके लिए V2 मालूम करने के लिए तो ये क्या है, फाइनल स्टीम इज 2 बार और स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको इस फार्मूले से आ जाएगा V 065 क्या दिया हुआ है, इनिशियली क्या दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में, देखें ये 605 क्या चीज, ये 0685 क्या चीज, ये फाइनल वॉल्यूम, ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, और आपने इसको डिवाइड कर दिया है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन, वो टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 0.0658 टोटल वॉल्यूम आपको मालूम है फाइनल V2, लेकिन ये टोटल वॉल्यूम नहीं चाहिए हमें, स्मॉल V2 चाहिए। स्मॉल V2 का मतलब 1 kg का कितना होगा, क्योंकि टोटल गैस जो है ना 0.05 kg है, तो स्पेसिफिक टोटल वॉल्यूम को मास से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट वॉल्यूम पर केजी। तो दिस इज स्मॉल वी। तो स्मॉल वी आपने डेटा की मदद से कैलकुलेट कर लिया। तो अब आप चूंकि देख लिया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टेट 2 में 1.36 आता है और एंथैल्पी सैचुरेटेड वेपर भी 2707 है, तो स्टीम जो है ना पता चल गया कि सुपर हीटेड है। वो कैसे, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में 2 बार पे जब आप जाएंगे और वॉल्यूम 1.316 स्पेसिफिक वॉल्यूम 1.316 मीटर के ऊपर केजी देखेंगे, तो आपको टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा एंड एंथैल्पी मिलेगी 3072 H2, जब एक्चुअल एंथैल्पी Hg से ज्यादा है, नहीं सॉरी, एक्चुअल एंथैल्पी 2700, प्रॉब्लम में जो दी हुई है Hg 2703 है, लेकिन एक्चुअल एंथैल्पी उससे कम आ रही है। कितनी आ रही है, हाँ ज्यादा आ रही है, 3072। तो 2707 तो सैचुरेटेड वेपर की है और 3072 जो है ना किलो जूल पर केजी उसकी है एक्चुअल सुपर हीटेड की। तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड से अगर ज्यादा है तो सुपर हीटेड है। तो अब आपने ये सारी चीजें मालूम कर ली, m.H2 - H1 mass multiplied by delta H enthalpy difference, so you will get total heat supplied in kilojoules. So after that we will continue. Now time is over. Come back at 4 o'clock please.